मियाज़्म इन मॉडर्न एरा। डॉक्टर हानीमन ने अपनी इब्तदाई प्रैक्टिस के दौरान ये मुशाहदा किया कि मुमासिल दवा के बावजूद मरीज़ कुछ अरसा बाद अपनी बीमारी की पिछली अलामात या उनमें से कुछ अलामात के साथ पैदा होने वाली अलामात के साथ दोबारा रजू करते हैं। इसी तरह का मुशाहदा इन्होंने तकरीबन 10 साल तक किया और बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मुमासिल दवा के इस्तेमाल के बावजूद बीमारी का पूरी तरह से दफ़ा ना होना चंद दूसरे अवामल की बुनियाद पर है। चुनाचे इन अवामल को इन्होंने अफूनतों यानी मियाज़्म का नाम दिया। लफ्ज़ मियाज़्म एक जदीद तरीन लफ्ज़ है जो अपने अंदर बहुत वसी मायने रखता है और इसको किसी मुतरादिफ अंग्रेज़ी लफ्ज़ से नहीं समझाया जा सकता, बल्कि इसको अंग्रेज़ी में अल्फाज के मजमूए के ज़रिए बयान किया जा सकता है, जो आज हम अपने लेक्चर में मियाज़्म को जदीद दौर के हवाला से बयान करेंगे। वट आर द मियाज़्म? मियाज़्म is that it is a force within a person or an animal creating a predisposition to certain kinds of illness. The miasm defines our susceptibility long before modern science identified genetically linked diseases. Hahnemann noted that certain families tended to develop certain illness. जो हम पहले बात कर चुके हैं कि अक्सर लोग जब डॉक्टर हानीमन के पास इलाज करवा रहे होते थे तो बार बार उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं डिजीज़ में डॉक्टर हानीमन के पास दोबारा आते थे। इसी हवाले से हम देखते हैं कि मियाज़्म है क्या। मियाज़्म एक ऐसी पावर है जो कि इंसान के अंदरूनी तौर पर रहती है, इंसानों में हो या जानवरों में हो। इंसानों या जानवरों में रहने वाली वो पावर जिसको हम मियाज़्म कहते हैं, वो क्या करती क्या है? क्रिएटिंग प्रीडिस्पोजिशन टू सर्टन काइंड ऑफ इलनेस। ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा करती हैं और मियाज़्म को हम अगर डिफ़ाइन करते हैं तो ये हमारी ससेप्टिबिलिटी के हवाले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मियाज़्म इज एन इनविजिबल, इनिमिकल, डायनेमिक प्रिंसिपल which permeates into the system of a living creature, creating a groove or a stigma in the constitution which can only be eradicated by a suitable anti-miasmatic treatment. If effective anti-miasmatic treatment does not take place, then the miasm will persist throughout the life of the person and will be transmitted to the next generation. मियाज़्म एक गैर मरी, बेमरबत, मुतहर्रिक प्रिंसिपल है जो एक जानदार के निज़ाम में घुस जाता है, जिसने इंसान की जिस्मानी साख में एक गड़ा या बदनुमा दाग पैदा किया है, जिसका खात्मा सिर्फ एक मौजू एंटी मियाज़मेटिक दवाई से ही किया जा सकता है। अगर मौसर एंटी मियाज़मेटिक इलाज नहीं होता तो फिर ये मियाज़ इंसान की पूरी ज़िंदगी बरकरार रहेगा और अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाएगा। ह्यूमन सेल को देखें। ह्यूमन सेल की जो आउटर लेयर है और इनर लेयर की हम बात करते हैं तो आउटर लेयर जो हमारी है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर जब रप्चर होगी तो ह्यूमन सेल के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स या गोल्गी ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं। तो वो प्रोटेक्टिव लेयर को जब रप्चर कर दिया जाएगा तो वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी जो कि ह्यूमन सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे और मियाज़्म जो है इस ह्यूमन सेल से पैदा होने वाली बीमारियों का एक पेशखैमा होगा जो कि हमारे जिस्म पर जाहिर होता है। मियाज़्म इज द डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ द सेल। अब यही जो मियाज़्म है वो क्या है? सेल का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। इज बेस्ड ऑन कंजर्विंग, यूजिंग और सेक्रीफाइसिंग इट्स पोजेशंस। अ यूनिसेलुलर animal like amoeba has no possessions. This base living animal has only its functions to sacrifice it required. मियाज़्म क्या है? मियाज़्म सेल का दिफाई रद्द अमल है जो अपने असासे की हिफाजत करता है, इस्तेमाल या कुर्बानी पर मबनी है। अमीबा जैसे एक यूनिसेलुलर जानवर का कोई असासा नहीं होता। अगर ज़रूरत हो तो इस बुनियाद पर जिंदा जानवर को अपना असासा सिर्फ कुर्बानी देने के लिए काम आता है। दे मस्ट देयरफॉर ऑल हैव फॉर देयर ओरिजिन एंड फाउंडेशन कांस्टेंट क्रॉनिक मियाज़ whereby their parasitical existence in the human organism is enabled to continually rise and grow. Hahnemann, Chronic Diseases, पेज 9। डॉक्टर हानीमन फरमाते हैं कि लिहाजा इन सब को जो अपनी उसने क्रॉनिक डिजीजेस की बुक लिखी उसमें 2 पार्ट्स हैं, क्रॉनिक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसमें पेज 9 पे बात कर रहे हैं डॉक्टर हानीमन क्रॉनिक डिजीज में। कहते हैं कि लिहाजा इन सब को
अपने आगाज़ यानी इब्तदा और मुस्तकिल मुज़मन मिजाजों की बुनियाद रखनी होगी, जिसके सबब इंसानी हयातियात में पैरासाइट्स का वजूद मुस्तकिल तौर पर इजाफा और बढ़ने के काबिल हो जाता है। डॉक्टर हानीमन अपनी बुक द लेसर रेटिंग पेज 758 में लिखते हैं, एक्सेसिवली माइन्यूट, इतने छोटे, इनविजिबल, जो नजर नहीं आते, लिविंग क्रिएचर, जो जिंदा भी होती है, ऐसी मखलूक जो जिंदा भी होती है, सो इनमिकल टू ह्यूमन लाइफ, जो कि इंसान के लिए खतरनाक होती है। मिलियंस ऑफ दीज मियाज़मेटिक एनिमेटेड बीइंग्स, ऐसी लाखों एनिमेटेड हरकत करती हुई जिंदा जानवरों पर मुश्तमिल मियाज़मेटिकल क्रिएचर्स मौजूद हैं जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। डॉक्टर हानीमन आइबर्ट में पेज 761 में लिखते हैं, द मियाज़ कंसिस्ट ऑफ इननंबरेबल, मियाज़ लातादाद मिकदार में पाए जा रहे होते हैं, इनविजिबल लिविंग बीइंग्स इन एंड अबाउट द पेशेंट, ये इंसान के अंदर ना नजर आने वाली और जिंदा मखलूक होती है जो कि पाई जा रही होती है, और इन्हीं से ही बीमारियां पैदा होती हैं। फॉर द स्मॉलेस्ट रेमिनेंट रिटेन्स अ जर्म फॉर अ रिनोवल ऑफ द ओल्ड एलिमेंट्स। डॉक्टर हानीमन क्रॉनिक डिजीज पेज नंबर 136 में कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी रह जाने वाली जरासीमों की मखलूकात ये पुरानी बीमारियों को दोबारा से पैदा करने के लिए बरकरार रहती है। स्टार्ट क्लाउस द जीनियस ऑफ होम्योपैथी में लिखते हैं पेज 95 में, हानीमन वाज द फर्स्ट टू परसीव and teach the parasitical nature of infection or contagious diseases including syphilis, gonorrhea, leprosy, tuberculosis, cholera, typhus and typhoid fever, and the chronic diseases in general other than occupational diseases and those produced by drugs and unhygienic living and so-called drug diseases. हानीमन इन्फेक्शन या मुतअद्दी बीमारियों की पैरासिटिकल नौइयत को समझने और सिखाने वाला पहला शख्स था, जिसने सिफिलिस, गोनोरिया, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफस और टाइफाइड बुखार शामिल हैं, और अमूमी तौर पर दायमी इमराज, पेशा वराना बीमारियों के अलावा और जो अद्वियात और गैर सेहतमंद जिंदगी नाम निहाद अद्वियात की बीमारियों से पैदा होते हैं। स्टार्ट क्लास आइबर्ट पेज नंबर 95 में लिखते हैं, यहाँ पे एक चीज को क्लैरिफाई करते हैं, मियाज़म के हवाले से कहते हैं, अ मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंस इन विच हानीमन यूजेस द वर्ड मियाज हैज डिसीव्ड मैनी। बहुत से लोगों ने, जो डॉक्टर हानीमन ने अपने वक्त के हिसाब से जो मियाज़म का लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत से लोगों ने उसको गलत सेंस में लिया, गलत फिक्र में लिया। इट वॉज द वर्ड लूजली यूज्ड इन द टाइम टू एक्सप्रेस द मॉर्बिफिक एमिनेशंस फ्रॉम पोट्रिसेंट ऑर्गेनिक मैटर। उसके ज़माने में, डॉक्टर हानीमन के ज़माने में इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और ये मॉर्बिफिक एमिनेशन के तौर पर पाया जा रहा था, पुट्रीसेंट्स के तौर पर पाया जा रहा था, यानी कि जहाँ पे ताफन ज़्यादा कोई चीज़ें पाई जा रही थी वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स थे, वहाँ पर ही पैदा हो रहा था। एनिमल और वेजिटेबल्स, इंसानों में या सब्जियों में भी पैदा हो रहा था। एंड समटाइम्स द एफ्लेविया arising from the bodies of those affected by certain diseases, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी मक्खियाँ, कुछ ऐसे जरासीम, ऐसी कुछ मखलूक़ात जो इंसान के मुतासरा जिस्म को छू कर किसी दूसरे के पास जाकर बैठती थी, या दूसरे के खाने में, पानी में, या किसी भी हिस्से में जाकर उसको टच करती थी, तो उसके हवाले से जो ज़ख्म या कोई बीमारी पैदा होती थी, तो ये उस वक्त से मियाज़म के हवाले से इस्तेमाल हो रहा था। सम ऑफ विच were regarded as infectious and other not। बाज़ लोग इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से, मुतअद्दी इमराज के हवाले से समझते थे, और बाज़ों को इसकी समझ नहीं थी, जिसके हवाले से इसको समझने में बहुत से लोगों ने गलती की, और उन्होंने ये समझा कि शायद हानीमन जो है वो नई चीज़ बता रहा है। मियाज़ पहले से इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज़ था, लेकिन हमने जैसे कि मॉडर्न व्यू को देखा, हमने मॉडर्न एरा की बात करनी है, तो मॉडर्न एरा में भी आज इसी पे बात हो रही, जो जितने भी मियाज़म के हवाले से बात हो रही, किसी न किसी जगह पे माइक्रोब्स की ही बात होगी। द प्राइमरी एरर कंसिस्टेड इन रिगार्डिंग सोरा मेरली एज अ डिस्क्रेजिया और डायथिसिस। सबसे पहले जो गलती कंसिस्ट की गई, जिसको देखा गया, वो रिगार्डिंग क्या था, सोरा था, जिसको ये समझते थे ये कोई बीमारी है, डिस्क्रेजिया है, या फिर कोई डायथिसिस है, कोई रुझान है किसी बीमारी का, which is directly opposed to what Hahnemann thought as we know understand it। हानीमन ने जो इस चीज़ को बयान किया
उसमें सोरा के हवाले से ख़ास तौर पे लोगों के जहनों में लोगों को सोरा के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हुई कि ये शायद डॉक्टर हानीमन कुछ अजीब सी चीज़ कह रहे हैं जिसको समझने में उनको मुश्किल पैदा हुई, लेकिन अब उनको समझ आई, उनको समझाया। इंस्टेड ऑफ रिगार्डिंग सोरा एज अ डिस्क्रेजिया, हानीमन इंक्लूडेड सेवरल ऑफ द डिस्क्रेजिया अमंग द मॉर्बिड कंडीशंस एंड डिजीजेस काज्ड बाय सोरा। और डॉक्टर हानीमन ने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्क्रेजिया के हवाले से नाम दे रहे हैं या उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं सेवरल डिस्क्रेजियास के हवाले से, या कुछ मॉर्बिड कंडीशंस पाई जा रही होती हैं। इसी तरीके से जो अगर डिजीज़ पैदा हो रही है तो उसमें सोरा जो है उसकी काज बन रहा है, यानी कि अगर हम एटियोलॉजी या उसका पॉजिटिव फैक्टर देखें तो सोरा आ रहा होता है। ये सोरा सिफिलिस साइकोसिस की बात जो है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कंसंट्रेशन है वो मियाज्म पे है। हम सिर्फ आपको मियाज्म के हवाले से बताएंगे कि मियाज्म क्या है और इसकी एवेल्यूएशन किस तरीके से और मॉडर्न एरा में हम इसको किस तरीके से देखते हैं। डॉक्टर स्टार्ट क्लाउज ने आइबर्ट पेज 94 में इसको लिखा। डॉक्टर बीके सरकार कमेंट्री ऑन ऑर्गेनम पेज 350 to 351 में बयान करते हैं, फरमाते हैं, इवन अ कर्सरी पर्सुअल ऑफ हानीमन्स बुक on chronic disease will convince anybody that Hahnemann's miasm anticipated bacteria or parasites, that is living organism visible or invisible to the naked eye of modern bacteriology। डॉक्टर बीके सरकार कमेंट्री ऑन ऑर्गेनम में बयान करते हैं कि ये जो हानीमन ने अपनी क्रॉनिक डिजीज वाली बुक में जो एक चीज़ लिखी, उन्होंने बयान करना चाहा, बयान किया भी, मियाज्म के हवाले से, हानीमन के हवाले से को देखता है तो बताते हैं कि ये बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट की बात कर रहे होते हैं, या इसको उन्होंने जो बात की उन्होंने कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि विजिबल भी है या फिर इनविजिबल है, या किससे नेकेड आई की हवाले से बात हो रही है। अब उस तरीके से मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी की बात जो करते हैं, जो बैक्टीरिया की स्टडी जब की जाती है तो उसमें हम देख सकते हैं कि इंसान के अंदर जो इच माइट टाइप चीज़ें हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि ना देखे जाने वाली भी हैं और कुछ देखे जाने वाली भी हैं, तो उनको देखते हुए हानीमन ने कहा कि ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंसान के अंदर जिनको देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मॉडर्न, अभी उस वक्त तो माइक्रोस्कोप की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो चीज़ बयान की, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से इसको कहा, जो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी की बात भी करते हैं। हानीमन had no microscope but he had a keen analytic mind and phenomenal intuition. He used the terminology of his day, which he qualified to suit his purpose, and thus made it clear that by the word miasm, amplified by descriptive terms infectious, contagious, excessively minute, invisible, living creatures as applied to cholera poisoning agent, he must have meant precisely what we mean today when we use terms of modern bacteriology to express the same idea. In fact, the idea of contagium vivum originated with Hahnemann, and he can be hailed as the father of बैक्टीरियोलॉजी। डॉक्टर बीके सरकार आइबर्ट पेज नंबर 332 में बयान करते हैं कि हानीमन के पास कोई खुर्दबीन नहीं थी, लेकिन वो गहरा तज्जियाती ज़हन और गैर मामूली इल्हामी था। इसने अपने दौर की इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया जो इसने अपने मकसद के मुताबिक किया, और इस तरह ये वाज़ेह कर दिया कि लफ्ज़ मियाज्म के वज़ाहती इस्तिलाहात के ज़रिए अछूती, मुतद्दी, हद से ज़्यादा छोटी, नज़र ना आने वाली जानदार मखलूक जैसे हैज़े के जहर आलूद एजेंट पर लागू होता है। इसी ख्याल का इजहार करने के लिए जब हम जदीद बैक्टीरियोलॉजी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब आज कल के मुताबिक होना चाहिए। दर हकीकत कंटेजियम वेवम के ख्याल की इब्तिदा हानीमन से हुई थी और इसे बैक्टीरियोलॉजी के वालिद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर हम कहें कि हम इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहें तो डॉक्टर हानीमन को कहा जा सकता था, लेकिन ये ज़माने की सितम ज़रीफ़ी है। इसका नाम जो डॉक्टर हानीमन का निकाला गया, जो अभी माइक्रोस्कोप भी नहीं थी और उस वक्त भी डॉक्टर हानीमन बैक्टीरिया की बात कर रहा है, वायरस की बात कर रहा है, कंटेजियम विवम की बात कर रहा है, कंटेजियस की बात कर रहा है या इन्फेक्शस की बात कर रहा है, तो उस वक्त की बात अभी माइक्रोस्कोप के आने से पहले की बात हो रही है।
डॉक्टर जॉर्ज पिथालकस कहते हैं साइंस ऑफ होम्योपैथी में पेज नंबर 134 में कहते हैं हानीमन्स मियाज्मेटिक थ्योरीज हैव बीन लार्जली मिसअंडरस्टूड, इग्नोर्ड और थॉटलेसली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रूटीन्स फॉर क्लियरिंग अ केस ऑफ मियाज्म। डॉक्टर जॉर्ज पिथालकस डॉक्टर हानीमन के ख्याल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हानीमन के मियाज्मेटिक नजरियात को बड़े पैमाने पर गलत फहमी में मुब्तला किया गया है, अनजाने में या सूझबूझ के बगैर मियाज्मों के केस को क्लियरिंग के मामूलात में तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर एम.एल. टायलर हानीमन्स कंसेप्शन ऑफ क्रोनिक डिजीज एज बाय पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेज 16। एम.एल. टायलर कहती हैं फॉर हानीमन देयर वर acute as well as chronic parasitic diseases caused by microorganisms। हानीमन कहते हैं कि जितनी भी acute diseases हैं या chronic diseases हैं, parasitic diseases पैदा होती हैं जिनका सबब microorganisms होते हैं। डॉक्टर हानीमन discovered homeopathy as a natural law of treating disease whose simple rules are। डॉक्टर हानीमन ने जब होम्योपैथी को दरियाफ्त किया तो उन्होंने नेचुरल लॉ की बात की। नेचुरल लॉ से उन्होंने ट्रीटिंग डिजीज को ठीक करने का कहा और उनके जो सिंपल से एक रूल्स थे वो उन्होंने जो बयान किए, उन्होंने कहा टू एडमिनिस्ट्रेटेड सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। द मेडिसिन मस्ट बी पोटेंटाइज्ड वन, उसको पोटेंटाइज्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो बात कही गई, इन मिनिमम डोज, थोड़ी से थोड़ी मिकदार में दवाई दी जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर्स, और दवा को हमेशा बिल मिसल तरीके से इस्तेमाल करवाना चाहिए। द रियल इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ सिमिलर इज लाइक क्योर लाइक। जो सही तरीके से सिमिलर का लॉ है, जो इसका इम्प्लीकेशन होती है, जो हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है लाइक क्योर लाइक। जिस तरीके का मर्ज उसी तरीके की दवाई। द टर्म क्वाइंट एज सिमिलिया सिमिलिबिस क्योरेंटर, ये मर्ज जो है ये हमेशा दो शाखा रुख रखता है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, जिस तरीके का मर्ज है उसी तरीके की दवाई से उसका इलाज किया जाए। दिस इज द नेचुरल लॉ ऑफ क्योर फॉर नेचुरल डिजीजेस। ये कुदरती बीमारियों के लिए कुदरती तरीका इलाज कहा जाता है और कुदरती कानून समझा जाता है। यहाँ पर बड़ी अच्छी कोटेशन है। अगर हम मियाज़ के हवाले से देखें, बाज़ लोग हम होम्योपैथी में बात करते हैं, हमने भी पढ़ा, हमें पढ़ाया भी गया, बातें भी हुई, बहुत सी चीज़ें समझने में भी हमें मुश्किल हुई और समझाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, समझाते भी रहते हैं। लेकिन हम एक चीज़ अक्सर औकात कहते हैं जो हमें अक्सर तौर पर जो कॉलेज से या 95% कॉलेज में तो बल्कि क्लास ही नहीं होती और फ़िलासफ़ी की बात तो बड़ी खाल खाल होती है कि फ़िलासफ़ी की कोई बात करें। लेकिन हम जो एक चीज़ बयान कर रहे हैं, हम अपने चैनल के थ्रू से, जो हमारा एक यूट्यूब का चैनल है होम्योपैथी डॉक्टर्स ट्रेनिंग अकेडमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अगर एक होम्योपैथ को अच्छा होम्योपैथ बनना है तो इसमें एक चीज़ को नोट कर ले, nobody can become a classical homeopath without proper perception of the miasm। जब तक एक होम्योपैथ मियाज्म के हवाले से अच्छे तरीके से परसेप्ट नहीं कर सकता, किसी पेशेंट को अच्छे तरीके से मियाज्मेटिकली परसेप्ट नहीं कर सकता, उस वक्त तक वो अच्छा होम्योपैथ नहीं बन सकता। चाहे जितना भी काबिल हो जाए, जितना भी पढ़ लिख जाए, होम्योपैथ को हमेशा से मियाज्मेटिक थ्योरी पे अबूर होना चाहिए और मियाज्मेटिक कंसल्टेशन या मियाज्मेटिक रेपटाइजेशन की भी बात उसको समझ आनी चाहिए। मियाज्म आर नथिंग बट द प्रोड्यूसर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज। कहा जाता है कि मियाज्म कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बीमारियां पैदा करने की सबसे बड़ी वजह है। डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स वर डेजिग्नेटेड एज मियाज्म इन एंशिएंट टर्म। अगर पुरानी कदीम ज़माने में देखा जाए तो जितने भी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जितने भी जो चीज़ें हैं, तो इनको हम डेजिग्नेट करते हैं कि ये जो सारे के सारे मियाज्म हैं, जो कि पुरानी या कदीम ज़माने में इसकी एक टर्म के तौर पर मियाज्म के हवाले से इस्तेमाल किया जाता था। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस भी शामिल हैं, जैसे कि पैथोजेंस ऑफ टुडे एंड मियाज्म ऑफ यस्टरडे आर सिनोनिमस। पैथोजेंस और मियाज्म आर नॉट द सोल बट द प्रोक्सिमेट काज ऑफ डिजीज। पैथोजेंस या मियाज अलग नहीं बल्कि बीमारियों की मुतवक्का वजह है। पैथोजेंस कैनॉट प्रोड्यूस एनी डिजीज। पैथोजेंस कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकते, बट देयर रेजिडुअल पॉइजन्स, टॉक्सिन्स और टॉक्सिक इफेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजीजेस। लेकिन इनका बचा हुआ जहर, जहरीलापन या जहरीले असरात बीमारियों की पैदावार के लिए जिम्मेदार होते हैं। These poisons also cannot create and disease unconditionally if the organisms are not sufficiently disposed and susceptible to
द पर्टिकुलर पॉइजन, अगर हयातियात को मुनासिब तरीके से इसमें धकेला और ख़ास जहर का शिकार ना किया गया हो तो ख़ास तौर पर जहर का शिकार हो जाएं और इसका शिकार ना हो। अब हम देखते हैं मियाज़मेटिक थ्योरी के हवाले से, मॉडर्न एरा के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें WHO की हेल्थ के हवाले से एक डेफिनेशन लगाना ज़रूरी थी। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी बता दिया जाए कि ये डेफिनेशन हेल्थ की जो है वो WHO क्या करती है, कहती है हेल्थ इज़ अ फिजिकल, मेंटल, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ इलनेस और डिजीज। हनीमैनियन डॉक्ट्राइन ऑफ मियाज। अब डॉक्टर हनीमैन, ये तो हमने जितनी भी बातें की हैं सारी की सारी हमारे जो दूसरे डॉक्टर हजरात हैं, जो डॉक्टर हनीमैन के फॉलोअर्स हैं या डॉक्टर हनीमैन के शागिर्दों में शामिल हैं या बाद में आने वाले लोग हैं, उन्होंने आज मॉडर्न थ्योरीज़ के हवाले से बात की, मॉडर्न एरा के हवाले से बात की कि किस तरीके से मियाज़ में या किस तरीके से डॉक्टर हनीमैन अपने मियाज़ की थ्योरी को हमें समझाना चाहते थे। तो डॉक्टर हनीमैन का जो एक डॉक्ट्राइन है मियाज़ के हवाले से, उनका जो एक तरीक़ाकार है वो हम देखते हैं कि ये है क्या था और किस तरीके से इन्होंने काम किया। द मॉर्बिफिक एजेंट्स विच आर कैजुअली कनेक्टेड विद production of diseases were designated by a general term miasma or miasma during the time of Hahnemann. It was the word loosely used in his time to express the morbific emanations from putrescent organic matter, animal or vegetable, and sometimes the effluvia arising from the bodies of the affected by सर्टन डिजीज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिस तरीके से हमने डॉक्टर स्टर्ट क्लॉज की बात की थी उसमें भी इसी तरीके की स्टेटमेंट एक दी गई थी। तो डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि मर्ज पैदा करने वाले एजेंटों को जो बीमारियों की पैदावार के साथ मुंसलिक होते हैं वो हनीमैन के ज़माने में एक आम इस्तिलाह मियाज़ या मियाज़मा के तौर पर नामजद किया गया था। ये वो लफ्ज़ था जो इसके दौर में आम तौर पर नामियाती मादे जानवरों या सब्जियों और बाज़ बीमारियों से मुतासरा अफराद की लाशों से पैदा होने वाले खराबी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता था। डॉक्टर हनीमैन के हवाले से हम बात करते हैं। टुडे इट इज़ अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू परसीव द डॉक्ट्राइन ऑफ मियाज़मेटिक्स साइंटिफिकली एंड पुट द सेम इनटू आवर डे टू डे practice for the recovery of ailing humanity. If we hardly want to do so, we should be free from all prejudices including idealistic fetters. आज हमारा अवलीन फर्ज है, मियाज़ के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। जो डॉक्टर हनीमैन ने अपनी थ्योरी को छोड़ा, डॉक्टर केंट ने, डॉक्टर जॉर्ज थालकिस की बात करते हैं, डॉक्टर स्टर्ट क्लॉज की बात करते हैं, डॉक्टर BK सरकार की हम बात करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आज ये हमारा एक अवलीन फर्ज बनता है कि हम मियाज़ के नज़रिए को साइंसी एतबार से समझें और बीमार इंसानियत की बहाली के लिए इसी को अपने अहद हाज़िर में शामिल करें। अगर हम दिल से ऐसा करना चाहते हैं तो हमें नज़रियाती जंगों समेत तमाम तासबात से पाक होना चाहिए। डॉक्टर फिलिस स्पाइट very rightly says any homeopathic prescriber who ignores the miasmatic theory cannot eliminate deep seated diseases. डॉक्टर फिलिस स्पाइट कहती हैं कि अगर एक होम्योपैथ, कोई ऐसा होम्योपैथ जो होम्योपैथिक प्रेस्क्राइबर है और अगर वो मियाज़मेटिक थ्योरी को इग्नोर कर देता है तो वो कभी भी डीप सीटेड जो डिजीज़ होती हैं, जो क्रॉनिक डिजीज़ की बात कर रही है, जो जितनी क्रॉनिक बीमारी होती हैं उनको बाहर नहीं निकाल सकेगा, उनको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकेगा। ये जो बहुत बड़े दावे किए जा रहे होते हैं हमने फ़लाँ कर दिया, तो ये जब तक मियाज़मेटिक थ्योरी पे अबूर हासिल नहीं करेगा कभी भी डीप सीटेड डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर सकेगा, उनको क्योर नहीं कर सकेगा। अब आते हैं हम अपने असली मुद्दा की तरफ, जो हम हकीकत में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए सारा लेक्चर तैयार किया गया कि ये मियाज़ में है क्या। ये सबसे जो ये जितनी चीज़ें हमने बयान की, ये सबसे पहले जो था ये तो एक तारफ़ था कि ये मियाज़्म क्या है, किस तरीके से किन किन लोगों ने क्या क्या बातें की हैं। अब हम मियाज़्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें तो जब भी बात हुई है कॉलेज में एक ही चीज़ दी गई है कि ये खारिश होती है, खारिश के अलावा होता ही कुछ नहीं है। बड़े से बड़े होम्योपैथ को भी पूछ लें, वो भी एक ही बात करता है, मियाज़्म क्या जी, कुछ नहीं होता जी, खारिश होती है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, मियाज़्म है क्या, किस तरीके से इसको हम एवेल्यूएट करते हैं, इसकी अप टू डेट हमें क्या मिलती है, हम इसको देखते हैं। मियाज़्म क्या है? मियाज़ और मियाज़मा इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये एक लातिनी लफ्ज़ है। इट मीन्स स्टेन, इसका मतलब है कोई धब्बा है, पोल्यूशन, कोई गंदगी है। डिफॉल्मेंट मुतद्दी या वबाई जो होती हैं। इन जनरल मियाज़ मीन्स, तो ये आम तौर पर मियाज़म के मतलब में समझा जाता है, इसी तरीके से इसको लिया जाता है। हाँ, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ
कि जो 99.9% लोग अक्सर मियाज़्म को खारिश से ही तशबीह देते हैं। तो आपको इस लेक्चर के हवाले से आज बता देना चाहता हूँ कि ये जो मियाज़्म है ये कोई खारिश नहीं है। हाँ, किस वजह से खारिश होती है वो हम इंशाल्लाह बताएंगे। सोरा सिफिलिस साइकोसिस की जब हम बात करेंगे, हमने जब 3 मियाज़्म की आगे बात करनी है तो उसमें हम बताएंगे कि ये खारिश होती कैसे है, कौन से ऑर्गन को छेड़ती है और कौन से सेल को जाके हिट करेगी, जिसकी वजह से ये मियाज़्म बुनियाद बनती है कि ये खारिश होगी। खारिश मियाज़्म जो खारिश का सबब बनते हैं वो किस तरीके से, कौन से सेल्स को, कौन सी लेयर्स को हिट करेंगे तो फिर जाके खारिश होगी। अ हैवी वेपर्स एक्सेलेशन और एफ्लेवियम फॉर्मली बिलीव्ड टू काज डिजीज। कुछ ऐसे हैवी वेपर्स जो कि हमारी फ़िज़ा में शामिल हैं, इस तरीके से उसमें से उड़ती हुई चीज़ें या उसमें से कुछ भी आलूदगी की जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, हमें उस पर यकीन होता है या यकीन था जो जिस तरीके से हम कर रहे थे कि ये डिजीज़ पैदा करती है। अब नॉक्शियस इन्फ्लुएंस और एटमॉस्फेयर, फिर ऐसा जो गंदगी वाला माहौल है या एटमॉस्फेयर है, इस तरीके से जहाँ पे आलूदगी गंदगी पाई जा रही है उससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। एंड अनहोलसम एक्सेलेशन, या जो हवा है वो पूरी की पूरी इस तरीके से मुतासर हो चुकी हुई है कि जिसमें गंदगी वगैरह शामिल हो जाती है। पोल्यूटेड मटेरियल, गंदा मुतासरा मटेरियल जो होता है, मवाद होता है उससे। पुट्रेड वेजिटेबल मैटर्स, ऐसे जो मैटर्स हैं जो वेजिटेबल हैं, पुट्रेड ख़राब सब्जियां हैं, इनसे बीमारियों का पैदा होना। कंटेजन इफ्लेविया फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ऐसी इफ्लेविया, ऐसे जानदार जो कि इंसानी जिस्म को छू कर जब दूसरी बॉडी को जाकर टच करते हैं तो उस वक्त जो चीज़ें पैदा होती हैं वो भी एक बीमारियों की वजह बनती थी। इन्फेक्टिव मटेरियल, अगर कोई इन्फेक्टिव मटेरियल को मुतासरा चीज़ खा ली है, कोई मटेरियल लिया उससे बनता है। द मैगट्स, द लार्वी फ्रॉम अ फ्लाई। मैगट्स क्या हैं? ये किसी ना किसी मक्खी का लार्वा होता है जो कि किसी जगह पे पैदा हो जाता है और उसको जब जाने अनजाने में कोई लोग खा लेते हैं या खाया जाता है तो उसकी वजह से भी बीमारी का एक सबब बनता है। द ग्रेट शेक्सपियर आल्सो सेड मियाज आर द मैगट्स दैट आर बोर्न विद इन द ब्रेन। ग्रेट शेक्सपियर कहता है कि ये जो मियाज़्म है जिसको हम मैगट्स के नाम से कह रहे हैं, ये कहाँ पे पैदा होता है? ये कहता है ये इंसान के दिमाग के अंदर पैदा होता है। तो इसको आप समझ लीजिए कि मियाज़्म की जो हवाले से बात हो रही है वो किस तरीके से ब्रेन के हवाले से बात हो रही है कि ये दिमागी तौर पर जो बीमारी पैदा होती है एक मियाज़्म के हवाले से, वो क्या चीज़ है। और इसको मैगट्स के नाम से लिया गया कि जो इंसान के दिमाग के अंदर कुछ जहर पैदा होता है, ये उस तरीके की बात हो रही है। सर जॉन वायर कहते हैं बाय मियाज़ हानीमन मीन्स जर्म्स ऑफ डिजीज। डॉक्टर सब जॉन वायर कहते हैं कि ये जो मियाज़्म है डॉक्टर हानीमन के मतलब के हवाले से ये था कि ये जर्म ऑफ डिजीज है, ये बीमारी का कोई जरासीम है। डॉक्टर पीएस ऑर्टेगा आल्सो वेरी राइट सेज दिस सोर्स आर जर्म्स ऑफ सफरिंग एंड डेथ इज पॉजिटिव। जब किसी जर्म से कोई बीमार होता है तो इसका मतलब है कि डेथ उसकी पॉजिटिव हो गई, यानी कि वो मरेगा। डिमॉन्स्ट्रेबल एंड परफेक्टली रिकग्नाइजेबल हानीमन कॉल्ड इज द डिजीज। अब इसको बयान किया जा सकता है, इसको रिकग्नाइज किया जा सकता है वाज़े तौर पर। हानीमन ने इसको मियाज़्म का नाम दिया। व्हेन वी से मियाज़्म वी मीन काज। अगर हम कहें कि कोई मियाज़्म है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई काज पैदा हुई है, कोई सबब बना है। द एटियोलॉजी ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, हम कह सकते हैं कि मियाज़्म जो है वो एक एटियोलॉजी है, एक पॉजिटिव फैक्टर है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ का। ये डॉक्टर ए.जे. ग्रॉसो ने बात की। व्हाट आर बैक्टीरिया? अब हम बात करते हैं मियाज़्म के बाद हम डायरेक्टली जो काम करते हैं बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया मियाज़्म में क्या कर रहा है, या बैक्टीरिया के हवाले से हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया का और मियाज़्म का क्या ताल्लुक है। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप में नजर आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर माइक्रोब्स होते हैं। शिज़ोमाइसिटीज और ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अ क्लास ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर और फिलामेंटस प्लांट, एक ऐसी क्लास जो कि माइक्रोस्कोपिक है लेकिन यूनिसेलुलर है या फिर फिलामेंटस प्लांट पाए जा रहे हैं। सेप्रोफेटिक चीज़ें हैं, पैरासिटिक हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक चीज़ें हैं, ऑटोट्रॉफिक एजेंट्स हैं। इन पुट्रिफिकेशन, जो कि पुट्रिफिकेशन में कार फरमा होती हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन वगैरह वगैरह पाई जा रही होती है। एंड द काज ऑफ मैनी डिजीजेस, और ये बहुत सी बीमारियों की वजूहात बन रही होती हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में मोर ओवर मियाज़्म आर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टर्मिनोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज आर बिलोंगिंग टू द
ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कहाँ तक बिलोंग करते हैं, किसके साथ इनका ताल्लुक होता है? वेजिटेबल किंगडम के साथ ताल्लुक है, फिर बैक्टीरिया के साथ इनका ताल्लुक है, फिर फंजाई के साथ ताल्लुक है और इसी तरीके से वायरस के साथ ताल्लुक। तो ये एक सर्कल बनता है, ये एक दूसरे के साथ बिलोंग करती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो मियाज़्म की बात हो रही है ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। उसके बाद जब हमने वेजिटेबल किंगडम की बात कर ली, उस वेजिटेबल किंगडम के बाद हमारे पास एनिमल किंगडम आता है। तो एनिमल किंगडम में जो बीमारियों का एक बड़ा सबब बनते हैं, बड़ा पेशेमा होते हैं, उस प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथस, दीज आर रिगार्डेड एज अ प्रोक्सीमेट काज ऑफ मैनी डिजीज। ये क्या है? ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत सी बीमारियों का पेशेमा होते हैं और एक बुनियादी काज बनते हैं, बुनियादी वजह बनते हैं। इन शॉर्ट हम शॉर्ट तरीके से बात करते हैं, वी मे कॉल ऑल दीज एज डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। हम इसको शॉर्ट में बात करते हैं कि ये डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है। इन वन वर्ड, एक लफ्ज में हम इसको पैथोजन कंसिडर करते हैं, मानते हैं। वट एवर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म मियाज मे बी, हनीमन हैड क्लियरली स्पेसिफाइड द मीनिंग एज पैरासाइट्स, जर्म, वायरसेस एंड माइन्यूट लिविंग बॉडीज। हमें नहीं पता कि डिक्शनरी में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते होंगे मियाज़्म के हवाले से, लेकिन डॉक्टर हनीमन इस चीज़ को वाज़ेह तरीके से समझाना चाह रहे थे। समझाया उन्होंने कि इसका जो मतलब है वो मियाज़्म का जो मतलब वो पैरासाइट हो सकता है, मियाज़ में जर्म्स है, वायरसेस हैं, माइन्यूट लिविंग बॉडीज़ हैं, वगैरह वगैरह। क्रॉनिक डिजीज़ का जब हम मुताला करते हैं उसमें, या फिर हम लेसर रेटिंग का मुताला करते हैं तो उसके अंदर हमें ये सारे अल्फाज मिलते हैं। तो डॉक्टर हनीमन ने कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया हो। उन्होंने प्रॉपर तरीके से, अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें, अगर हम फिलॉसफी की ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की बात करें तो उसके इंट्रोडक्शन में भी उसने बाज़ जगहों पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जर्म्स और पैरासाइट्स की बात की है, जो कि हमें बता रहे हैं कि ये मियाज़्म का हवाला है, मियाज़्म के हवाले से बात कर रहे थे। बैक्टीरियोलॉजिकल हिस्ट्री, अगर हम बैक्टीरियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, बैक्टीरियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजिकल हिस्ट्री में पास्ट हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज नॉट ओनली एसेंशियल बट वेरी मच इंटरेस्टिंग आल्सो। बैक्टीरिया की माजी की तारीख ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि बहुत ही दिलचस्प भी है। सिंस लॉन्ग टाइम द अटेंशन ऑफ द साइंटिस्ट वर मोर centered to the different diseases that bacteria might cause disease rather than to find out what they were। तवील अरसे से साइंसदानों की तवज्जो मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ ज्यादा मरकूज थी कि बैक्टीरिया बीमारी का सबब बन सकते हैं, बजाय ये जानने के कि वो है क्या। जानना तो ये चाहिए था कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये हैं क्या, ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से पैदा हो रहे हैं, ये इस पर रिसर्च होती, इस पर बात होती। लेकिन यहाँ पे जिसको हमने बात की है कि इसको ये ज़रूरी भी है और एक दिलचस्प बहस भी इस पर छिड़ जाती है कि जितने भी पुराने बैक्टीरिया पे काम करने वाले लोग हैं, बैक्टीरियोलॉजी की बात करने वाले लोग हैं, माइक्रोब्स की बात करने वाले लोग हैं, इन साइंसदानों ने जितना भी काम किया बीमारियों की तरफ ज़्यादा किया कि बीमारी कहाँ से पैदा हो रही है, किस तरीके से पैदा हो रही है, लेकिन ये नहीं देखा कि बैक्टीरिया हैं क्या, इनके फ़ायदे क्या और इनके नुकसान क्या हैं। हम बात करते हैं बैक्टीरिया के हवाले से। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया के हवाले से जो बात की है, बैक्टीरियोलॉजी की बात की, जो सबसे पहले जो बात कर रहा है फ्रैक्टोरियस ऑफ वेरोना शुड बी, इट इज ही हु पुट फॉरवर्ड his conception of contagium vivum as the cause of infective disease in the year 1546। ये बंदा कौन था? फ्रैक्टोरियस था कौन? ये एक इटालियन फिजिशियन था, शायर था, स्कॉलर भी था, मैथमेटिक्स का और जियोग्राफी भी इसने काम किया, एस्ट्रोनॉमी पे भी इसने काम किया। इसने सबसे पहले जो याद दहानी करवाई, जो सबसे पहले जो इसने बात की, इसने कहा कि जो कंसेप्ट दिया कॉन्टेजियम वेवम का, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का या इन्फेक्टिव डिजीज़ का या किसी भी तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से बात की, तो इसने 1546 में सबसे पहले बात की थी। फ्रैक्टोरियस के बाद की जो बात है उसमें देन इन द ईयर 1659 क्रैकर रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट जर्म्स इन द ब्लड ऑफ प्लेग पेशेंट। ये क्रैकर थे जिन्होंने 1659 में बिल्कुल माइन्यूट से जर्म, बिल्कुल ना नजर आने वाले, तो बिल्कुल छोटे जो आँख से नजर नहीं आते थे, या उस वक्त की बात हो रही माइक्रोस्कोप के हवाले से, उस वक्त से बात हो जब माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो उस वक्त इसने एक छोटे से जो जर्म्स थे उनकी बात की कि वो ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं। लेकिन वो ब्लड कौन सा था? प्लेग का ताउन का पेशेंट था। उसके ब्लड के सैंपल में इसने रिकॉर्ड किया कि इसमें जो सबसे ज़्यादा छोटे ना नज़र आने वाले जो जर्म्स हैं वो पाए जा रहे हैं। वॉन ब्लैंक्स
believed that diseases had some bacterial origin. ये वॉन प्लैंक्स है, उसने उसका भी एक यकीन था कि जो भी बीमारी पैदा होती है वो किसी न किसी बैक्टीरिया के ओरिजिन से ही पैदा होती है. द मेडिकल प्रोफेशन बो देयर हेड टू द मेमोरी ऑफ डच साइंटिस्ट लेवनहुक फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1676. मेडिकल प्रोफेशन में लोग सर जोड़कर बैठे और उसमें ख़ास तौर पर जो हमें याद आता है वो डच साइंटिस्ट हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो बात होती है वो लेवनहुक की बात होती है, जिसने इन्वेंट की सबसे पहली जो माइक्रोस्कोप. इसने देखा कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि खून में, ब्लड के सैंपल में, स्पूटम के सैंपल में कोई चीज़ नज़र आती है तो उसको देखने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए. तो सबसे पहला जो काम किया वो लेवनहुक ने काम किया 1676 में. उसने एक माइक्रोस्कोप बनाई जिसको सिंपल सी माइक्रोस्कोप कहते हैं. तो इसमें ये माइक्रोस्कोप आप उस वक्त का देख सकते हैं कि ये एक फोकस नॉब लगी हुई थी, लेंस था, इसमें सैंपल होल्डर भी है. लेवनहुक की जो माइक्रोस्कोप बनी उसमें सैंपल ट्रांसलेटर भी है कि इस तरीके से सैंपल को जो है वो आगे लेके जाया जा सकता है. तो इस तरीके की एक माइक्रोस्कोप थी जो कि इनिशिएटिव थी इस हवाले से. दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. फ्रॉम दिस पीरियड मेडिकल प्रोफेशन स्टेप्स टुवर्ड द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. इसे तारीखी खुर्दबीन कहा जाता है. उस वक्त से मेडिकल का पेशा तखय्युल की मरूजियत, वाक़ियत पसंद दुनिया की तरफ गामजन है. In the middle of 19th century, the development of bacteriology started with the revolutionary works of Louis Pasteur 1822-1895 and Robert Koch 1842 to 1910. Koch discovered the comma bacillus of cholera only in 1882. लुइस पास्चर ने काम किया, फिर रॉबर्ट कॉच ने काम किया. तो रॉबर्ट कॉच ने जो जिस तरीके से, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद काम किया, 1600-1700 के बाद जब माइक्रोस्कोप बन गई उसके बाद जो काम होना शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले लुइस पास्चर ने जो काम करना शुरू किया, उसके बाद रॉबर्ट कॉच ने भी काम करना शुरू किया और उसने बैसिलस, कॉलरा का बैसिलस देखा कि इसमें कॉलरा होता कैसा है, किस तरीके से बीमारी पैदा करता है. Although Hahnemann had no microscope, but more than 50 years before Koch's discovery, he was the first to perceive, teach and discover the parasitical nature of all infectious diseases and the chronic diseases in general in the year 1827 before publication of his famous book Chronic Diseases. इसी तरीके से हम देखते हैं बैक्टीरिया की बात करें तो वो 50 साल पहले जब डॉक्टर हानीमन, अभी उसके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं थी और उसने ये बयान कर दिया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या, ये बैक्टीरिया के हवाले से क्या बात है माइक्रोस्कोप के हवाले से बात करते हुए. तो अब जो बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, इट इज़ ऑल द मोर सिग्निफिकेंट एंड हानीमन रिकॉग्नाइज्ड द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन एपिडेमिक एंड एक्यूट डिजीजेस इन 1818. मोर देन 60 years before Koch isolated the tubercle bacillus. But the irony of the medical history is that his name was totally omitted from the history of bacteriology. अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, सबसे ज़्यादा अहम बात क्या है कि हानीमन ने 1818 में कॉच के ट्यूबरकल बैसिलस को अलग थलग करने से 60 साल कबल वबाई और शदीद बीमारियों में बैक्टीरिया की मौजूदगी को पहचान लिया था. लेकिन तिब्बी तारीख की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसके नाम को बैक्टीरियोलॉजी की तारीख से मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया गया था. Long time before the so-called modern medicine could even imagine, Hahnemann classified all the disease in two groups. बहुत अरसा पहले जो मॉडर्न मेडिसिन वाले काम करने वाले लोग हैं वो भी देख रहे थे, सोच रहे थे कि किस तरीके से काम करना है, इमेजिन कर रहे थे. लेकिन डॉक्टर हानीमन ने अपने जो डिजीज़ के हवाले से है उसने बीमारियों को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया. उसने बताया कि हम इसको क्लासीफाइड करते हैं कि ये दो तरीके से या दो ग्रुप्स में हम इनको क्लासीफाइड कर लेते हैं बीमारियों को. अभी जो मॉडर्न साइंस की बात करते हैं वो भी इसमें लगी हुई थी कि बीमारियां किस तरीके से हैं, किस तरीके से पैदा हो रही है और कौन कौन सा बैक्टीरिया इसमें पैदा करने का सबब बनता है. तो इसमें जो ग्रुप दिए गए उसमें एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के हवाले से बात की थी, क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ के हवाले से. अकॉर्डिंग टू हानीमन, एक्यूट डिजीज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब डॉक्टर हानीमन के हवाले से अभी तक एक्यूट की या जिसको हम कहते हैं शदीद अमराज की या मुज़मन अमराज की जो बात होती है, पुराने जो हमारे मॉडर्न तरीक़ाकार के लोग हैं जो मॉडर्न एलोपैथी की बात करते हैं उसमें जो बात कर रहे होते हैं तो वो जो अभी सोच रहे हैं कि काम क्या करना है, किस तरीके से इसको डिवाइड करना है. लेकिन डॉक्टर हानीमन ने इसको बयान किया
उन्होंने कहा कि इनको हम 3 पार्ट्स में तकसीम करते हैं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कैसे? इंडिविजुअल, या तो ये इनफरादी तौर पे होते हैं, स्पोरेडिक होते हैं, या फिर एपिडेमिक होते हैं। ही हैड आल्सो गिवन हिंट्स ऑफ एंडेमिक एंड पेंडेमिक कैरेक्टर ऑफ एक्यूट डिजीजेज। हानीमन आल्सो डिवाइडेड क्रॉनिक डिजीजेज इन 2 कैटेगरी। एक्यूट डिजीजेज को 3 कैटेगरी में तकसीम किया, डिवाइड किया, लेकिन क्रॉनिक डिजीजेज को उसने 2 कैटेगरी में बयान किया। बात करता है डिजीजेज विद फुली डेवलप्ड सिम्टम्स, ऐसी बीमारियां जिनमें अलामात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होती हैं। डिजीजेज विद वेरी फ्यू सिम्टम्स, और दूसरी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अलामात बड़ी कम आती हैं। इन 2 ग्रुप्स में क्रॉनिक डिजीज को उन्होंने 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया। ही फर्दर डिवाइडेड क्रॉनिक डिजीजेज ऑफ कैटेगरी ए। अब जो क्रॉनिक डिजीज ने जो उन्होंने बयान किया, क्रॉनिक डिजीज के फुली डेवलप्ड सिम्टम और नॉन फुली डेवलप्ड सिम्टम, उसमें जो बातचीत की, उसमें जो ए पार्ट है उसमें कहा गया कि ये जो ए हिस्सा है, इसमें जब अलामात जो वो मुकम्मल तौर पर मिल रही हैं, उसमें नॉन मियाज़मेटिक भी हो सकती हैं। दूसरी जो बात करते हैं इसी में कैटेगरी में, मियाज़मेटिक डिजीज़ भी हो सकती हैं। अब नॉन मियाज़मेटिक डिजीज़ क्या होती हैं? जब हम नॉन मियाज़मेटिक डिजीज़ की बात करते हैं तो नॉन मियाज़मेटिक डिजीज़ आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। डिजीज़ फ्रॉम बैड हाइजेनिक कंडीशंस ऑफ लिविंग। Number 2, diseases due to continued application of non-homeopathic drugs in crude forms or drug addiction. Number 3, occupational diseases. अब मियाज़मेटिक की क्रॉनिक डिजीज में नॉन मियाज़मेटिक के बाद मियाज़मेटिक की बात करते हैं। मियाज़मेटिक क्रॉनिक डिजीजेस आर आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, सिंगल डिजीज बाय सोरा और साइकोसिस और सिफिलिस। नंबर 2, कंपाउंड डिजीजेस बाय सोरिक साइकोटिक, सोरिक सिफिलिटिक, साइकोसिफिलिटिक, सोरिक साइकोटिक, सिफिलिटिक। तो इस तरीके से सिंगल में भी बात कर दी गई और कंपाउंड डिजीजेस में भी बात कर दी गई, लेकिन ये मियाज़मेटिक क्रॉनिक डिजीजेस हैं। दीज आर आल्सो ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप्स की आगे फिर से चलती हैं, जैसे कंटिन्यूड डिजीजेस, इंटरमिटेंट डिजीजेस, alternating diseases. Miasmatic chronic diseases with few symptoms are also divided into 2 parts. जो चंद एक सिम्टम्स के साथ पैदा होती हैं, वो जो अलामात हैं उनको भी आगे 2 हिस्सों में उन डिजीजेस को 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया। नंबर 1, वन साइडेड डिजीजेस विच आर सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। दैट इज, अब जो वन साइडेड डिजीजेस हैं उसको भी 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। वो कौन से हैं? डिजीजेस विद ओनली मेंटल सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल मेनिया, इंसैनिटी एट्सेट्रा। नंबर 2, नंबर बी पे जो बात करते हैं, डिजीजेस विद ओनली फिजिकल सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल बैकेक, हेडेक एट्सेट्रा। अब वन साइडेड डिजीजेस के बाद बात आती है लोकल डिजीजेस के। लोकल डिजीजेस विच आर आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज सर्जिकल and non-surgical. This classification of diseases was the first in its character in the history of medicine, which is of paramount importance for treatment, management of diseases, and this is one of the greatest contribution of Master Hahnemann. बीमारियों की ये दर्जाबंदी तिब की तारीख में अपनी खसूसियत में सबसे पहली थी, जो बीमारियों के इलाज और इंतज़ाम के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और ये मास्टर हानीमन का सबसे बड़ा कारनामा है। थैंक यू वेरी मच।